Good morning class. So we are starting with our chapter 1 history of the modern India. इससे पहले की जो क्लासेस थे मैंने उसमें आपको इसके चैप्टर के काफ़ी टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, तो मैं उन्हें एक बार रिकॉल कर देती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हिस्ट्री है वो हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट और मिडिवल पीरियड के बारे में आपने क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ा था। मॉडर्न पीरियड के बारे में आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो। फिर मैंने आपको बताया था मॉडर्न पीरियड के कुछ फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को देखकर हम किसी कंट्री में बता सकते हैं कि मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ है। तो उन फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा इंडिया में मॉडर्न पीरियड जो है वो ब्रिटिश पीरियड के साथ स्टार्ट हुआ था, जो कि 18th सेंचुरी से आया था। उसमें चेंजेस हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पढ़े थे, अर्बनाइजेशन हो गया, इन सारे चेंजेस के बारे में पढ़े थे। पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाती है, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो जाती है, सोशल कंडीशन चेंज हो जाती है। तो ऐसे काफ़ी चेंजेस के बारे में आपने उन टॉपिक्स में पढ़ा था। फिर आपको मैंने एक बात बताई थी कि जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है कि कब कौन सा पीरियड कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कब कौन सा पीरियड ओवर हो रहा है, क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्यों वो टाइम जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कुछ चीज़ों से मिलती है जिन्हें हम सोर्सेस कहते हैं। तो उनमें से मैंने बेसिकली आपको 2 सोर्सेज कैटेगरी बताई थी, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो आपको याद होगा प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन से होते थे, वो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमें पहली टाइम मिले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बुक, कोई ट्रैवलर ने कोई रिकॉर्ड लिखा हो, उनसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारे पास प्राइमरी सोर्स है, मीन जो हमें डायरेक्टली उस समय की चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने कोई पॉटरी निकाली, कोई कॉइन है, ये सब कुछ हमारे प्राइमरी सोर्सेज हो गए। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी कैटेगरी थी, दूसरी कैटेगरी हमारी कौन सी थी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन में, सेकेंड सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेकेंड सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन, वो सोर्सेज जो लोगों ने, जैसे कोई साइंटिस्ट है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, किसी पर्सन ने प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया। हम मान लेते हैं एक साइंटिस्ट है, उसने डगिंग, या आर्कियोलॉजिस्ट है, उसने डगिंग के समय जो पॉट्स निकले हों, कॉइन्स निकले हों, जो भी चीज़ें निकली हों, उन्हें पढ़ा, फिर उनके बारे में खुद अपने वर्ड्स में अपनी एक बुक लिखी। तो उसकी जो लिखी हुई बुक होगी वो हमारे पास कौन सी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया था इससे पहले। तो आज हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं मॉन्यूमेंटल सोर्सेज। और मॉन्यूमेंटल सोर्सेज आपका पेज नंबर 10 पे है। सो टेक आउट मॉन्यूमेंटल सोर्सेज हेडिंग, पेज 10। मॉन्यूमेंटल सोर्सेज क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, बिल्डिंग्स। जो हमारे पास बिल्डिंग्स हो गई, कोई ऑफिस की बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाती हैं, मॉन्यूमेंटल सोर्सेज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग डेयर ऑलमोस्ट। यहाँ डेयर किसको डिनोट किया गया, डेयर का मतलब हो गया ब्रिटिशर्स। ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स ने लगभग हमारे इंडिया में कहा जाता है 200 ईयर्स तक रूल किया था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कितने साल रूल किया था, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। ड्यूरिंग दे ऑलमोस्ट 200 ईयर्स रूल इन इंडिया द ब्रिटिश बिल्ड सेवरल बिल्डिंग्स। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी उनके 200 ईयर्स के रूल में। तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई थी, जैसे कि उनने, हम देख लेते हैं बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, राष्ट्रपति भवन हो गया, ऐसे काफ़ी चीज़ें उनने यहाँ इंडिया पे बनाया था अपने पूरे 200 साल के या 200 ईयर्स का जो उनका कंट्रोल यहाँ पे था। उसके सम ऑफ दीज बिल्डिंग्स आर स्टिल इन यूज एंड फेयरली वेल प्रिजर्व। कुछ बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जो आज तक हमारे यूज़ में है, वो बिल्डिंग्स को आज भी हम यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छे से हमने उन्हें मेंटेन रखा है। मतलब उन बिल्डिंग्स का आज भी हम देखते हैं बहुत ही अच्छे, जैसे राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन का आज भी यूज़ हो रहा है और बहुत ही अच्छे से उसे मेंटेन रखा गया है। These buildings and monuments represent a style very different from that preferred by the medieval rulers of India. इन बिल्डिंग्स की जो स्ट्रक्चर है या इन बिल्डिंग्स को जो बनाने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड कौन सा पीरियड था, जिसमें आपने रूलर्स के बारे में पढ़ा था, किंग्स के बारे में पढ़ा था। उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनाई थी, आपने पढ़ा था कि जैसे कोई टेम्पल बनाया, कोई उनने फेमस स्टैचू बनाया, तो उसका कुछ स्टाइल, वो कुछ पैटर्न अपनाते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने बिल्डिंग्स बनाई थी ये उन पैटर्न से बहुत ही डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट डिज़ाइन था इनका।
अब हम उन मॉन्यूमेंट्स की बात करें जो मॉन्यूमेंट्स ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। अभी तक आपने पढ़ा ब्रिटिशर्स ने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए वो डिफरेंट है इंडियन के रूलर्स से। इंडिया के जो रूलर्स ने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उनसे काफ़ी डिफरेंट है ब्रिटिशर्स के मॉन्यूमेंट्स में। अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। द मॉन्यूमेंट्स लाइक राष्ट्रपति भवन, मैंने अभी आपको कहा मॉन्यूमेंट जैसे कि राष्ट्रपति भवन, लाइक इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, फॉर्मली नोन एज वाइसरॉय पैलेस। राष्ट्रपति भवन का नाम अब पड़ा है राष्ट्रपति भवन, पहले इसे क्या कहा जाता था, वाइसरॉय पैलेस। तो इंडिया गेट बनाया था ब्रिटिशर्स ने, राष्ट्रपति भवन बनाया था, पार्लियामेंट हाउस, कॉनॉट प्लेस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिशर्स ने बिल्ड की थी। वे बिल्ट बाय सर एडविन लुटियन एंड सर हर्बर्ट बेकर। All these form part of Lutyens' Delhi and also give good insight into the art and architecture of this period. तो हमने इन दो आर्किटेक्चर की बात की जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आर्किटेक्चर थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन बिल्डिंग्स को बनाया था। इसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने डिज़ाइंस को या फिर हम कह लें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा यूज़ किया था इन सारी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। In this class we will study about the impact of almost 200 years of British rule on India। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होने को आ रहा है। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि आगे की जो चैप्टर्स आएंगे आपकी हिस्ट्री में, इस क्लास में 8 में, आप इनमें काफ़ी कुछ पढ़ोगे कि ब्रिटिश का जो रूल था या ब्रिटिश का जो कंट्रोल था इंडिया पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था या उसका कैसे असर पड़ा था इंडिया में। इन सारी चीज़ों के बारे में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दिस पीरियड इज जनरली रिगार्डेड एज द मॉडर्न पीरियड। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियड कहते हैं। वो फर्स्ट चैप्टर के बिगनिंग में ही मैंने आपको बताया था, जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उस पीरियड को हम क्या कहने लगे थे, मॉडर्न पीरियड। वी विल स्टडी दैट इन दिस मॉडर्न पीरियड हाउ द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड द इंडियंस। एक्सप्लॉयटेड होते परेशान करना। इस चैप्टर में या इस बुक में हम आगे ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे करके इंडियंस को परेशान किया था या कैसे इंडियंस की जो चीज़ें थी उनको उनने यूज़ किया था। The Indians gradually came together to fight for their freedom and finally in 1947 became free from the British clutches. We will also study the social, cultural and religious changes that came about in India under the influence of the British. तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ें पढ़ी। यहाँ पे आपने पढ़ा कि कैसे कर जो ब्रिटिशर्स थे वो जब इंडिया पे आए तो इंडिया में जो इंडिया की सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल चीज़ें थी वो चेंज हुई। उसके साथ ही ब्रिटिशर्स से हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1947 पे। तो कैसे करके इंडियंस ने फाइट करके ब्रिटिशर्स से जो एक इंडिपेंडेंस है उसे अचीव किया था 1947 में। ये सारी चीज़ें आप बाकी के आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ओवर होता है। मैं पूरा चैप्टर एक बार आपको फिर बता देती हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से 3 पीरियड्स हमने पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था एंशिएंट पीरियड, दूसरा मेडिवल पीरियड, थर्ड वन इज मॉडर्न पीरियड। तो ये 3 पीरियड्स में क्लासिफाइड मतलब जो हिस्ट्री हमारे डिवाइड होते हैं। ये दोनों आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया है। मॉडर्न पीरियड आप इस क्लास में पढ़ोगे। मॉडर्न पीरियड किसके साथ बिगिन हुआ था, जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो तब से हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मॉडर्न पीरियड के बाद हमने पढ़ा कि फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। क्या पढ़ा था, मॉडर्न पीरियड के फीचर्स। तो मॉडर्न पीरियड के फीचर्स में आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का ग्रो होना, अर्बनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सोसाइटीज़ या टाउन्स का बैठना, सिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होना। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इंडिया में मॉडर्न पीरियड जब स्टार्ट हुआ था तो इंडिया में क्या फीचर्स देखने को मिल रहे थे। तो इंडिया में ही सेम फीचर्स थे, इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी थी, रेलवेज आ गए थे। तो ये सारे फीचर्स आ गए थे जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए थे। सबसे मेन फीचर जो हमने इंडिया में पढ़ा था वो ये था कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। इंडिया में उससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे वो हाथ से लिखे जाते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया पे प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट था मॉडर्न पीरियड में इंडिया पे। उसके बाद हमने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमने उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एक था प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा था हमारा सेकेंडरी सोर्सेस। तो आपको याद होगा हमने ये 2 कैटेगरीज में इन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को डिवाइड किए थे, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेस।
प्राइमरी सोर्सेस वो सोर्सेस थे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने या जो भी जिन्होंने इन सोर्सेस को पढ़ा हो, डायरेक्टली पढ़ना, जैसे कोई चीज़ अगर हमें अर्थ से मिली है या किसी चीज़ को हमने देखा तो उन चीज़ों को जो पढ़ना होता है वो प्राइमरी सोर्सेस है। सेकेंडरी सोर्सेस क्या, उन चीज़ों को पढ़कर जब उनने अपने व्यूज़ को किसी बुक्स में, किसी नोटबुक्स में या किसी तरीके से उन्हें एक्सप्रेस किया हो, दे आर नोन एज सेकेंडरी सोर्सेज। जैसे कि कोई आर्टिकल हो गया, कोई रिपोर्ट हो गई हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज हो जाती हैं। आज हमने पढ़ा मॉन्यूमेंटल सोर्सेज। आज हमने क्या पढ़ा, मॉन्यूमेंटल सोर्सेज। तो मॉन्यूमेंटल सोर्सेज क्या होते हैं, मैंने आपको कहा ही, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ड मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग्स, कोई बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मॉन्यूमेंटल सोर्सेज हैं। तो ब्रिटिशर्स का जितना रूल था इंडिया पे, लगभग 200 ईयर्स तक जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था इंडिया पे, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने काफ़ी बिल्डिंग्स बना दी थी। तो इन बिल्डिंग्स में जो है ब्रिटिशर्स की, इन बिल्डिंग्स में हम देखते हैं जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू मेडिवल पीरियड किंग्स एंड रूलर्स। जो मेडिवल टाइम पे किंग्स थे या रूलर्स थे, उनकी बिल्डिंग्स के हिसाब से ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग काफ़ी डिफरेंट है। उनकी बिल्डिंग्स में हमने नाम भी पढ़ा, जैसे कि इंडिया गेट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, ये सारी बिल्डिंग्स के नेम हमने पढ़े थे। तो मॉन्यूमेंटल सोर्सेज में आपने ब्रिटिशर्स के बनाए गए बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा। तो इस पोर्शन में हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो हमारा आगे की हिस्ट्री का पोर्शन है उन सब में हम यही बातें करेंगे कि कैसे करके ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था इंडिया में और कैसे इंडियंस ने 1947 में ब्रिटिशर्स से फ्रीडम ली थी। उससे पहले मैं आपको इसके एक्शन रिप्ले करवा देती हूँ। पेज नंबर 10, फर्स्ट पॉइंट, whenever we talk about the history of a country we divide it into the ancient, medieval and modern period। जब भी हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। उसके अंदर मॉडर्न पीरियड इज मार्क्ड बाय सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। मॉडर्न पीरियड किससे मार्क होते हैं, कुछ फीचर्स, जो कि कौन से फीचर्स होते हैं, डेवलपमेंट के। कौन से फीचर्स होते हैं, डेवलपमेंट के जो फीचर्स होते हैं उनसे हम मॉडर्न पीरियड को समझ सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट, इन यूरोप द मॉडर्न एज स्टार्टेड मच अर्लियर दैन इन द ईस्ट। यूरोप में जो मॉडर्न पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा आगे स्टार्ट हो गया था एज़ कम्पेयर टू ईस्ट। मतलब इंडिया के कंपेयर में भी यूरोप में मॉडर्न पीरियड बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था। द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड सॉ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। मैंने ये आपको बताया था जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था उससे पहले मेडिवल पीरियड था। मेडिवल पीरियड हमारा ओवर कैसे हुआ था, जो औरंगजेब थे, जब मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हो गई थी उसके बाद जितने मुगल एम्परर्स थे उन्हें हमने लेटर मुगल्स का नाम दिया था। उन्हें हमने क्या नेम दिया था, लेटर मुगल्स। तो ये जो लेटर मुगल्स थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे कि वो अपने कंट्रोल को कंटिन्यू कर पाएँ या वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इतना कैपेबल बना सके कि वो पूरे एम्पायर को कंट्रोल कर सके। तो इस वजह से क्या हुआ था कि जो ये मुगल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। डिसइंटीग्रेट मतलब टूट गया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड हमारे पास आया था मॉडर्न पीरियड, ब्रिटिशर्स यहाँ पे कंट्रोल करने आ गए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स वे प्रिंटेड बोथ इन इंग्लिश एंड इन द वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। बुक्स और न्यूज़पेपर जो है वो हर लैंग्वेज में, हर रीजनल लैंग्वेज में और इंग्लिश में प्रिंट की जाती थी। जनरली बुक्स न्यूज़पेपर इंग्लिश में प्रिंट की जाती थी, बट आफ्टरवर्ड्स इन्हें रीजनल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो गई या फिर मराठी हो गई, इन सब भाषाओं में भी प्रिंट किया जाने लगा था। आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, बुक्स एंड रिव्यूज़ आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सोर्सेज। तो मैंने अभी आपको कहा आर्टिकल्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, बुक्स हो गई, सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं। प्राइमरी सोर्सेज में कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है, वो इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली ली गई हो, और सेकेंडरी जो उन डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को पढ़कर खुद एक्सप्रेस की गई हो व्यूज़, वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में आ जाती हैं। ड्यूरिंग डेयर में मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ड्यूरिंग देयर ऑलमोस्ट 200 ईयर रूल इन इंडिया द ब्रिटिश बिल्ड सेवरल बिल्डिंग्स। लगभग 200 साल के रूल में इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी बिल्डिंग्स बना दी थी, काफ़ी चीज़ें उनने बनाई थी, जैसे कि इंडिया गेट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, ये सारी बिल्डिंग्स को उनने बनाया था। और वो दो आर्किटेक्चर कौन थे, वो दो आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियन एंड सर हर्बर्ट बेकर।
इन दोनों आर्किटेक्चरों ने लगभग ब्रिटिशर्स की जितनी बिल्डिंग्स थी उन्हें बनाया था। तो आई होप आपको यहाँ पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स भी आपको बताए थे, जैसे कि टिडबिट आपके रह गए थे। तो फर्स्ट टिडबिट आपका पेज नंबर 7 पे है, टेक आउट पेज नंबर 7। First tidbit: in the 16th century, Europe had already entered the modern period while India was still in the medieval period. यूरोप ने मॉडर्न पीरियड में कब एंटर किया था? 16th सेंचुरी में। इंडिया ने कब एंटर किया था? 18th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी यूरोप पूरी तरीके से मॉडर्न पीरियड में एंटर हो चुका था, जबकि इंडिया में मेडिवल पीरियड ही चल रहा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टिडबिट है पेज नंबर 8 पे। The Industrial Revolution was an economic revolution that started in Britain during the 18th century. One of the most important results of the Industrial Revolution was the growth of colonialism. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हो गया था। फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड में आपने पढ़ा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज ग्रो करना। कैपिटलिज्म का जो एक फीचर था वो मैंने उस समय आपको डिस्क्राइब भी किया था क्लास सेकेंड में। क्लास जो सेकंड क्लास थी हमारी, तब मैंने आपको बताया था कि उस समय कैपिटलिज्म क्या होता है कि प्रॉपर्टी किसी फ्यू पीपल के पास होल्ड होना। तो उस हिसाब से जो इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, उसकी वजह से हमारी कॉलोनीज़ का ग्रो ज़्यादा हो गया था। जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनीज़ हुई, इन कॉलोनीज़ का ग्रो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा था। उसके नेक्स्ट टिडबिट आपका जो है पेज नंबर 9 पे है। Mysore under Hyder Ali became a source of danger to the rising British power in India. Between 1767 and 1799, the British waged 4 wars to destroy the power of Mysore. तो यहाँ पे जो हैदर अली थे, जो कि मैसूर के रूलर थे, उनके लिए ब्रिटिशर्स के लिए जो प्रॉब्लम थे वो हैदर अली बन चुके थे। मतलब ब्रिटिशर्स अपना टेरिटरी, अपना जो किंगडम, एक अपना कंट्रोल जो है वो एक्सपेंड कर रहे थे, और मैसूर में जो हैदर अली रूलर थे, हैदर अली उन्हें ये एक्सपेंशन में प्रॉब्लम फेस करवा रहे थे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एनिमी हो गए थे हैदर अली, क्योंकि हैदर अली उन्हें एक्सपेंड नहीं करने देते अपने एरियाज़ को। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच लगभग 4 वॉर्स हुई थी, 1767 से लेकर 1799 तक। और नेक्स्ट टिडबिट जो है वो आपका है पेज नंबर 10 पे। द इम्प्रेसिव गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट टू कॉमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी टू बॉम्बे इन 1911। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ है? हमारा बॉम्बे में है। जो गेटवे ऑफ इंडिया, वो गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था? वो ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाया गया था। जब उनके किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी आ रहे थे बॉम्बे में, 1911 की बात है ये। 1911 में जब वो यहाँ बॉम्बे में आए थे, तो उनके एक मेमोरी में या उनके स्वागत में हम कह सकें, या उनको एक गिफ्ट करने के लिए बॉम्बे में ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 1911 में एक और इंसिडेंट हुआ था, वो क्या था? वो ये था कि हमारा जो कैपिटल था इंडिया का, वो कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। तो ये 2 इंसिडेंट 1911 में हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का बनना और शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल। तो फिर ये दोनों इंसिडेंट 1911 में हुआ था। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको चैप्टर में कोई डाउट होगा, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ जो आपको कॉपीज़ में बनानी है। कॉपी आपकी जो होगी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, 3 कॉपीज़ आपको बनानी, 3 नोटबुक्स बनेगी। 3 नोटबुक्स सेपरेट होंगी। जो हिस्ट्री और सिविक्स की नोटबुक बनेगी वो शॉर्ट हिंदी नोटबुक्स ही रहेंगी, जो आप पहले भी बना चुके हो। दोनों अलग होंगी, सेपरेट होंगी। ज्योग्राफी की नोटबुक आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी होगी। मैप एक्टिविटी का बुक मैप एक्टिविटी बुक में ही होगा, उसके लिए कोई कॉपी फर्दर आपको नहीं बनानी है। और हिस्ट्री और सिविक्स में हिस्ट्री का वर्क आपके पास आ जाएगा, जो कि आपको उसमें ही करना है। बाकी जो टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप बुक में करोगे। और क्वेश्चन आंसर्स आपको हर एक क्वेश्चन लिखकर उसके नीचे प्रॉपरली नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको सारे आंसर्स नोट करने हैं, जो कि आपके पास डे टू डे आ रहे हैं। और वर्क भी आपको डे टू डे सेंड करना है, जो आपको मुझे ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस वर्क को सेंड करना है। सो आई होप पूरा आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो करवाऊँगी। टिल देन, थैंक यू क्लास।